हेलो प्यारे बच्चों, आप जल्दी से बताइए कि पहली क्लास में जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसका सभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया, सारे क्वेश्चन लगा लिए, और यदि लगा लिए हैं तो आज हमारी बारी है इसमें सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या करोगे और कहां से क्वेश्चन आते हैं? तो देखो यार, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, वो कहां से आते हैं? तो वो यार आते हैं बोहर्स थ्योरी से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से और क्वांटम नंबर। चार टॉपिक हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। क्या? बोहर्स थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और क्वांटम नंबर। ये चार टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं चार टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं? जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था उसी चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। मतलब आपको क्या मिलेगा? आप इस बैच में जाओगे तो सबसे पहले आपको सीएसडी नोट्स मिलेंगे। इसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे। यहां पर क्या होगा? ऑल कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे उस सीएसडी फाइल में। वो आपको ऐप में जाना है और इस बैच में जाना है, और ये बैच फ्री है। जाके उसको अपलोड कर लेना है और अपलोड करके मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे और करते जाओगे। हम कॉन्सेप्ट बताते भी जाएंगे, बोर्ड में भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मगर बोर्ड में तो वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो उस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, जो उस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको उसमें मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे? तो हम सारे पीवाईक्यू करेंगे 2022 के, 2021 के एंड 2020 के, ठीक है ना? ये सारे पीवाईक्यू करेंगे जितने भी होंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो, पहले राउंड में हम किस किस के क्वेश्चन कर रहे हैं? बोहर थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोहर थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो जब बोहर थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन करेंगे, तो जरा देख लो बोहर थ्योरी में हमें कितनी बातों की जरूरत पड़ने वाली है। आप उनको चाहें तो देख सकते हैं। वैसे ये सारी बातें मैंने उस सीएसडी वाली पीडीएफ फाइल में हाथ से लिख रखी हैं। वो हैंड रिटन नोट्स है, वो हैंड रिटन नोट्स है, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखे हैंड रिटन। तो आप उसको जरूर देखें और कॉन्सेप्ट देखते जाएं, क्वेश्चन करते जाएं। वैसे मैं बता भी देता हूं जो हमें जरूरत पड़ेगा वो क्या क्या पड़ेगा। देखो यार, बोहर थ्योरी में जो हमें जरूरत पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है रेडियस ऑफ एटम की। उसका फार्मूला क्या होता है? तो यार 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन। ये देखो, बोहर एटम का ये होता है फार्मूला, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला हमारा ये होता है, ये देखिए ऐसा, ठीक है? n क्या है? n है ऑर्बिट का नंबर, और z क्या है? z है उसका एटॉमिक नंबर। z क्या है? z उसका एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब ये जो होता है n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन? रेडियस ऑफ एटम, है कि नहीं? बात समझ गए? चलो बात समझ गए। अब और कौन से फार्मूले की और कॉन्सेप्ट की अपने को जरूरत पड़ेगी? तो दूसरे कॉन्सेप्ट और फार्मूले की जरूरत पड़ेगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है? टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखो, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। टोटल एनर्जी का फार्मूला ये है। और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर होते हैं विद अपोजिट साइन। मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, ऐसे। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है? हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो काइनेटिक एनर्जी पूछ ले या पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, तो तुम टोटल एनर्जी का फार्मूला जानते हो तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जानते हो।
तुम टोटल एनर्जी का फार्मूला जानते हो, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी जानते हो। क्लियर है? ये दो बातें समझ में आ गई। अब तीसरा, रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी, तो 2.188 इंटू 10 की पावर -8 Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है जो रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए। ये देखो, इसकी भी जरूरत अपने को बेटा पड़ेगी। अब टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, उसका फार्मूला। ये देखो, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -16 इंटू n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड, n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड। ये टाइम पीरियड का है कि पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, उसका फार्मूला है। क्लियर? अब जरा एक और बात समझो, एक और कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल से जंप करता है, ये देखो एक n1 एनर्जी लेवल है, सुनते जाइएगा, ये एक n1 एनर्जी लेवल है और ये बच्चों n2 एनर्जी लेवल है। एक इलेक्ट्रॉन n1 एनर्जी लेवल से जंप करता हुआ n2 एनर्जी लेवल से जंप करता हुआ n1 एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, यह पूछा जा रहा है। कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा या कितनी वेवलेंथ का फोटोन रिलीज करेगा। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, इन दोनों के गैप के बराबर। अब इन दोनों के गैप के बराबर एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी का फार्मूला E1 इक्वल टू -13.6, अभी आपने फार्मूला किया है, Z² बाई n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस एनर्जी लेवल का फार्मूला -13.6 Z² बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही तो होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, डेल्टा E इक्वल टू मॉड E2 माइनस E1। अब इनकी वैल्यू डाल दो तो आपका फार्मूला आ जाएगा। इसका मतलब ये आ गया डेल्टा E इक्वल टू, देखिए 13.6 और Z² तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये मॉड है तो इस ध्यान रखना पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। इसके बराबर एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा वो। आप चाहें तो इसी को लिख ले Sc/लैम्डा। लैम्डा क्या है, जब फोटोन गिर रहा होगा उसकी वेवलेंथ। तो ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। CSD, जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो कितनी एनर्जी का फोटोन निकालेगा, तो इतनी एनर्जी का फोटोन निकालेगा, इस एनर्जी और इस एनर्जी के गैप के बराबर। और वो गैप क्या है, डेल्टा E, E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2, है ना। ये देखो मॉड लगा दिया है, क्यों, क्योंकि डेल्टा E की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है, निगेटिव नहीं लेनी है। इतनी बात सही है, समझ गए हो ना ये कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चनों में लग रहे होंगे, चलिए देख लो, समझ गए हो, क्लियर। आगे दौड़ लगाई जाए। बच्चों ने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल लगाई जाए। तो मैंने कहा यार देखो, अब जरा देखो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जाएंगे। अब यहां पर जरा देखो आप अच्छे से, रेडियस ऑफ एटम, जो आपको CSD फाइल कह रहा हूं उसमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखे हैं।
अब देखो यार, रेडियस ऑफ एटम ये है कि नहीं, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब दो ऑर्बिट के बीच में यदि रिलेशन लगाना हो तो क्या होगा, तो दो ऑर्बिट के बीच में यदि रिलेशन लगाना हो तो ये होगा, दो ऑर्बिट की रेडियस के बीच में यदि रिलेशन लगाना होगा तो ऐसा रिलेशन आएगा। ये देखो, इस तरह से हम चीजों को कर लेंगे। क्लियर है? अब जरा देखो यार, इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं और इन फार्मूलों को यूज करेंगे। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया, ये 2020 का क्वेश्चन है। ये देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर निकालो। वो कह रहा है द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट इन द टर्म ऑफ रेडियस ऑफ ए नॉट। ए नॉट को क्या बोला जाता है? बोहर रेडियस बोला जाता है। बोहर रेडियस का मतलब क्या होता है, जरा गौर से समझिएगा। देखो यार, बोहर रेडियस का मतलब होता है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। ये देखो, बोहर रेडियस का मतलब होता है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। ये दी है आपको, ये आपको दी है ए नॉट, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म ऑफ बोहर रेडियस इन लिथियम डबल पॉजिटिव इज। तो बस हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या हुई, देखो इसको आपने कहा है ए नॉट, फार्मूला क्या हुआ 0.529 एन स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए 1 और जेड इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब दूसरा फार्मूला लगाओ, लिथियम के लिए लगाओ, लिथियम के लिए। अब देखो ऑर्बिट का नंबर क्या है, सेकंड बोहर ऑर्बिट, और लिथियम के लिए जेड की वैल्यू क्या है 3। अब वो कह रहा है इसकी वैल्यू एन नॉट के टर्म में बताओ, तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड कर दोगे तो ए नॉट अपॉन लिथियम 2 पॉजिटिव इक्वल टू, ये कट गया, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4, तो लिथियम 2 पॉजिटिव इक्वल टू 4a0/3। 4a0/3 कहीं आ रहा है, पहला आंसर हो गया। वो क्या कह रहा था यार, रेडियस की खास बात है, रेडियस में सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक की रेडियस का दूसरे की रेडियस के साथ रिलेशन, या एक की रेडियस को दूसरे की रेडियस के टर्म में लिखो, जैसे ये कि एक की रेडियस को दूसरे की रेडियस के टर्म में लिखो। और आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चनों को एक लाइन में खत्म कर सकते हो। कैसे, देखो जरा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं भाई। रेडियस का बच्चों हमारे फार्मूला ये है, ये ऐसे। अब इसमें कितने केस बन सकते हैं, पहला केस ये बन सकता है कि सेम एटम में हो, तो जब सेम एटम में कंपेयर किया जाएगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मान लो सेम एटम है और सेम एटम की रेडियस में कंपेयर कर रहा है, ये देखो जैसे सेम एटम है, इसकी रेडियस क्या है R1, इसकी रेडियस क्या है R2, N1 एनर्जी लेवल, N2 एनर्जी लेवल। अब इसमें कंपेयर करेगा तो जेड क्या होगा, सेम। तो जब सेम में कंपेयर करेगा तो ये फार्मूला ऐसा आ जाएगा, Rn1 अपॉन Rn2, देख लो N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। और 2 डिफरेंट एटम में कंपेयर करेगा तो कैसा फार्मूला आ जाएगा, एक केस ये कि यार वो 2 डिफरेंट एटम में कंपेयर करे, ऐसे। केस नंबर 2, तो 2 डिफरेंट एटम में कंपेयर करेगा, R1 N1 R2 N2।
अब जेड भी वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट एटम है। तो दो डिफरेंट एटम के बीच में ये रिलेशन कैसा आएगा? N1 Rn1 अपॉन Rn2। अब देखो, जब डिवाइड करोगे तो N1 अपॉन N2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं का स्क्वायर और इंटू Z2 अपॉन Z1। ये देखो, तो जब दो डिफरेंट एटम की बात करें, कंपेयर करें, तो ये लगाओ, जब सेम एटम की बात करें ये लगाओ। यही दो काम करता है यार वो। ये पीछे वाला क्वेश्चन यही तो है। देखो मैंने इतना बड़ा किया है, अब इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता था। ये दो डिफरेंट एटम के कंपेयर की बात कर रहा है, एक लिथियम है एक हाइड्रोजन है, तो बस खेल खत्म। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन देखना, मेथड नंबर 2 यहां पे लगा दूंगा, एक ही लाइन में, हमारा एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ लिथियम निकालनी है। हाइड्रोजन के n का स्क्वायर N1 अपॉन N2 स्क्वायर है ना, लिथियम के n का स्क्वायर, और Z2 अपॉन Z1, Z1 3, Z2 की वैल्यू कितनी है 3, Z2 कौन है लिथियम, और Z1 कौन है हाइड्रोजन। बस हो गया, देख लो चेक करो, यही आंसर आ रहा है। लो खत्म हो गया, मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया, N1 अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। दो डिफरेंट आइटम में कंपेयर कर रहा था है? तो आपको क्या है, आपको फोकस रखना है कॉन्सेप्ट पे। अब देखो ये क्वेश्चन, चलो पहले बोर थ्योरी वाले क्वेश्चन कर ले, है ना, फिर डी ब्रॉगली वाले करेंगे, करने तो दोनों ही है। तो पहले हम लोग बोर थ्योरी वाले क्वेश्चन निपटा लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो 2022 का, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R3, द रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट इज R4, देन सेम एटम की बात कर रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन एटम के थर्ड बोहर ऑर्बिट और फोर्थ बोहर ऑर्बिट के बीच में कंपेयर कर रहा है। चेक करो पहले, मैं एक ही लाइन में कर दूंगा क्वेश्चन को, और मेरी उम्मीद है कि तुमको भी एक ही लाइन में करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। देखो दो ऑर्बिट में कंपेयर कर रहा है, सेम ऑर्बिट सेम एटम है, तो बस सेम एटम है तो 3/4 N1 अपॉन N2 होगा, तो N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, बस 9/16। अब देख लो यार ऐसा आंसर कहां लिखा है, R3 इक्वल टू 9/16 R4, R4 के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो कोई बात नहीं R4 के रिस्पेक्ट में लिख लो, R4 इक्वल टू 16/9 R3, ऐसा देख लो कहां लिखा है। लो हो गया, सेम एटम में कंपेयर कर रहा था, R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 का स्क्वायर, हो गया क्वेश्चन है। जो पढ़ा रहा हूं बस उसको लगाते जाओ, क्वेश्चन एक ही सेकंड में होगा, दूसरा जगह लगेगा नहीं। जैसे ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो 2020 में आया है, 20, 21 और 22 के सारे क्वेश्चन करेंगे। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म ऑफ बोहर रेडियस इज, ये क्वेश्चन तो अभी हम पीछे करके आए हैं, ये प्लस है लिथियम 2+, और ये जो है नॉट है, ए नॉट, ये N लिख गया है, कहीं कुछ लिख गया है। ये देखो अब दो डिफरेंट एटम की बात कर रहा है, दो डिफरेंट एटम की बात कर रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है। देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए नॉट अपॉन, भाई फार्मूला लगाओगे ना यार, ये देखो ये ए नॉट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये लिथियम वाला हो गया, हाइड्रोजन का 1 और लिथियम का किसकी कह रहा है, सेकंड की बात कर रहा है, और Z2 लिथियम का 3 हाइड्रोजन का 1, तो लिथियम की वैल्यू आ गई।
ये देखो 4a0/3, 4a0/3। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज आर डेल्टा R1, ये इज लिखा होगा ना। थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस का डिफरेंस डेल्टा R1 है। द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज डेल्टा R2। द रेशियो ऑफ डेल्टा R1 एंड डेल्टा R2। बस हो गया यार, इसमें क्या है। डेल्टा R1 की वैल्यू क्या है, डिफरेंस R3 माइनस R4, किसका, लिथियम आयन का। तो भाई निकाल लो। देखो इसकी रेडियस क्या है 0.529, जेड की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है 3, सेम ऑर्बिट में डिफरेंस है तो जेड तो सेम ही होगा, 4 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 3, तो ये क्या आ गया, तीन कॉमन हो गया, तो ये आ गया 9 माइनस 16। ठीक है कि नहीं, 9 माइनस 16। वैसे ज्यादा से कम का डिफरेंस लिया जाता है। द रेडियस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ 3 एंड 4th ऑर्बिट, रेडियस का डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप कोई बात नहीं ऐसा लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दोनों में एक ही तरह से करना, बस फर्क कोई नहीं पड़ेगा, अपने आप निगेटिव पार्ट कट जाएगा। अब उसके लिए निकालो, हीलियम के लिए डायरेक्ट यहीं से कर ले। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 निकाल, किसके लिए रहे हो, यहां पर भी थर्ड और फोर्थ के लिए निकाल रहे हो, तो एन की वैल्यू तो यही है, एन की वैल्यू यही है। अब देखो सारी चीजें सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है 3 और 2 का। तो जब आप करोगे डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R2 तो ये आएगा 1/3 1/2। क्यों, बाकी सब कट गया, 0.529 कट गया, 9 माइनस 16 9 माइनस 16 कट गया। अब यार इसको करोगे तो क्या आएगा 2/3, 2:3 कहां है, आंसर आ गया। बात समझ गए, जैसा उसने कहा वैसा कर दिया। उसने कहा R1 क्या है 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3, जो मन है वो कर लो, बस यहां 3 माइनस 4 किया है तो वहां पर भी 3 माइनस 4 करना, मेरा इतना कहना है, कर दिया आगे। तो देखो यार इस तरह के क्वेश्चन रेडियस से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। अब बात आ जाती है कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन की भी, उनको भी निपटा लेते हैं। अब इसको पढ़ो क्या कह रहा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन, सॉरी डी ब्रॉगली कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन का फार्मूला यूज करो और कॉन्सेप्ट यूज करो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है क्या, देखो मैं पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दे दूं। देखो यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, देखिए ये एक मेटल प्लेट है, इस पर कोई फोटोन इंसिडेंट हो रहा है h न्यू एनर्जी का, और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला और जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ी उसको W कहा। इतनी एनर्जी थी, इसमें से इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो गई, अब बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो Sc इक्वल टू h न्यू नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv²। ये एक रिलेशन हमारा आ गया, ये देखो है। और इसी को वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, इसी इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन वेवलेंथ के फॉर्म में ऐसे आ जाती है, ये इक्वेशन वेवलेंथ के फॉर्म में ऐसे आ जाती है, ये देखो ठीक है कि नहीं, कर लोगे, ये है ऐसे। अब
एक चीज और लिख सकते हो, क्या? गौर सुनिएगा, क्या लिख सकते हो? तो यार आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फोटोन ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। चाहे जितनी एनर्जी का फोटोन डालो, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसके बाद सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, उसके बाद सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला पॉइंट समझो, ये जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई रोकना चाह रहा है, तो फिजिक्स का रूल है, जितनी तेजी से कोई दौड़ रहा है उसको रोकने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन को रोकना है, जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो इसके अपोजिट एक वोल्टेज सेटअप कर देते हैं। और किसके बराबर? इसी के बराबर। भाई जिस काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, उसी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हमें वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क को कहते हैं ये Q इंटू वी। फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, W इक्वल टू Q इंटू वी। और इस V नॉट को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इसको रोकना है, तो कैसे रोकोगे? जितनी काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है उतना ही अपोजिट फोर्स लगाकर, वर्क करके। और वो वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्म में कितना होता है? Q इंटू वी। और यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो EV हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में है। ये देखो, इतनी तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि वो कह क्या रहा था। सॉरी, ये क्वेश्चन था, द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज 4.41 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में, ये सोडियम प्लेट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में जो वर्क फंक्शन चाहिए वो ये है। ठीक है। अब इफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर आर इंसिडेंट ऑन द मेटल, कितने इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ का फोटोन डाला गया है? 300 नैनोमीटर। ये देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा? तो बस इक्वेशन लगा दो, Sc अपॉन लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेस्ट की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब लैम्डा की वैल्यू 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9 नैनोमीटर। ठीक, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये जूल आ गया माइनस। अब वर्क फंक्शन की वैल्यू 4.41 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 से 3 उड़ गया, 100 बचा। ये 10 की पावर माइनस 7 हो गया, ऊपर गया, 7 और 8 15 हो गया, 15 इससे माइनस हो गया तो ये 19 हो गया। आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, और यूनिट का विशेष ध्यान रखें एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब सॉल्व कर लो। अब देखो, 3 से 2, 6 से 2, 4 से 2, ये कितना आया? जूल। अब वो पूछ रहा है आंसर बताओ, तो इसकी जगह कितना आ गया?
2 क्लियर, सिंपल था, लगा दिया, आंसर आ गया। अच्छा और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो यार, ये 2022 में आया है, क्या है, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by a photon in order to produce the photoelectric effect with platinum metal। वो कह रहा है वो मिनिमम एनर्जी बताओ जिससे प्लेटेनियम प्लेट से एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता हो। तो कितनी